हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस करे। उसके बाद हमने देखा कि थॉमस हंट मॉर्गन ने उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे। ठीक है, दैट वाज व्हाट उन्होंने हमें बताया था कि व्हाट इज लिंकेज, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एंड मेनी मोर। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज अ म्यूटेशन। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो म्यूटेशन क्या होता है। देखो म्यूटेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आने क्या होता है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है, चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जब चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन होता है, डीएनए, आरएनए, ये सब। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आने क्या होता है, म्यूटेशन। अब देखो म्यूटेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू भी हो सकता है, इंटरनल फैक्टर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कौन हो गए, हमारे रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस जैसे कौन आ गए, एक्स रेज आ गई, बीटा रेज आ गई, गामा रेज आ गए एंड सो ऑन। ठीक है, इन रेज के वजह से भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो सकता है। ठीक है, केमिकल्स की वजह से और स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और इंटरनल फैक्टर में क्या आ गया कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो गया, एरर हो गया है ना। हमें पता है क्या है कि ड्यूरिंग द एस फेज, है ना, ड्यूरिंग द एस फेज, है ना, तो एस फेज के टाइम पर ही क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। एस फेज के टाइम पर ही क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, यानी कि जो हमारा ये डीएनए है उस एक डीएनए से एक और डीएनए बनता है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पर ही, कॉपी के टाइम पर ही क्या होगी, एरर हो गई, मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होता है ना। तो म्यूटेशन इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल व्हिच कैन बी ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर और द इंटरनल फैक्टर। है ना, तो म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। तो म्यूटेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक तो जीन म्यूटेशन और एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन। है ना, तो जीन म्यूटेशन क्या होगा, अगर एक जीन में चेंजेस आएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, जीन म्यूटेशन। पूरे एंटायर क्रोमोसोम्स में अगर चेंजेस आ गए तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन। है ना, तो जीन के स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ गया, हमें पता है ये कौन है, हमारा ये क्रोमोसोम है। ठीक है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, क्रोमोसोम। और इसके स्पेसिफिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन। है ना, तो जीन के अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, जीन म्यूटेशन। ठीक है, अगर पूरे एंटायर क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आएंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि क्रोमोसोम हो सकता है कि वो एक से क्या हो गया, वो डबल हो गए, क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए, डबल हो गए या फिर आधे हो गए, या फिर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। है ना, तो क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो इट विल बी अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। देन अब देखो इसके बाद क्या होता है, जीन म्यूटेशन जो है वो हमें पता है दैट इज द चेंजेस इन द जीन। जीन के अंदर अगर चेंजेस आता है तो उसको हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं। है ना, और हमें पता है जो हमारा जीन है वो किससे मिलके बना होता है, जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। है ना, जीन जो है वो किससे मिलके बना है, डीएनए से मिलके बना है। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग में अगर चेंजेस आ जाएंगे, है ना, तो डीएनए की अगर सीक्वेंस में चेंज आएगा तो उससे क्या होगा, जीन में चेंज आएगा। और जीन में चेंज आने की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन। ठीक है, डीएनए का पूरा एंटायर स्ट्रक्चर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। अभी ये स्टेटमेंट हमें याद रखनी है, क्या, चेंजेस इन द जीन सीक्वेंस, चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस में अगर चेंजेस आएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, जीन म्यूटेशन। ठीक है, अब देखो ये जो जीन म्यूटेशन है वो इन सब फॉर्म में हो सकता है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाए। है ना, जो हमारा ये जीन है वो जीन किससे मिलके बना है, डीएनए के सीक्वेंस से मिलके बना है ना, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ए सी जी टी, और ए का कॉम्प्लीमेंट होता है टी, इसका जी सी ए, कुछ इस तरीके से होता है ना। तो अभी हम सिर्फ बेसिक आइडिया हम ले रहे हैं कि क्या है, वो डीएनए सीक्वेंस है। और डीएनए के सीक्वेंस में अगर चेंज आएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्या दिख रहा है, सबसे फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, जो बेस है वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गए हैं। बेस क्या हो गए, रिप्लेस हो गए बाय द अनदर। ये जो मैंने ए टी ये सब जो बनाए ये कौन होते हैं, वो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन बेसिस से आपकी क्या बनती है, डीएनए सीक्वेंस बनती है। ठीक है, और नाइट्रोजन बेसिस में अगर क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा तो सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा। और डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गया तो जीन में चेंज आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉज होता है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हुआ, जो हमारा ये नाइट्रोजन बेस है इसमें ए की जगह कौन आ गया, ए की जगह कौन आ गया, सपोज सपोज कौन आ गया, जी आ गया। ठीक है, तो
एक पर्टिकुलर बेस की जगह कोई और बेस अगर आ जाए तो कौन होता है वो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जी के आने की वजह से हमें पता है फिर कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। है ना, तो एक नाइट्रोजन बेस की जगह कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस आ जाए तो यू विल सी इट इज अ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा वे कौन सा हो गया वो इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बेस ऐड हो गया बीच में। है ना, जैसे यहाँ पर ये है, इसमें क्या हुआ, ठीक है, तो एक्स्ट्रा बेस यहाँ पे ऐड हो गया। सपोज बीच में कौन आ गया, बीच में ए आ गया। है ना, तो बीच में अगर एक्स्ट्रा अगर ए आ गया तो क्या होगा, उसके वजह से अब पूरी की पूरी जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है वो डिफर हो जाएगी। है ना, तो एक एक्स्ट्रा बेस अगर आ गया है तो इंसर्शन है, एक बेस की जगह दूसरा बेस आ गया तो सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब लास्ट कौन सा आ गया मानो, डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा कि कोई एक पर्टिकुलर जो बेस है वो डिलीट ही हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर बेस जो है वो क्या हो गया, डिलीट ही हो गया बीच में से, तो वो क्या होगा, डिलीशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंसर्शन हो गया और डिलीशन हो गया। इन सब की वजह से पूरी डीएनए की सीक्वेंस जो होती है वो बदल जाती है। और डीएनए के सीक्वेंस के बदलने की वजह से क्या होता है, जीन म्यूटेशन होता है। ठीक है, जीन में चेंजेस आ जाते हैं, और जीन में चेंजेस आने की वजह से ह्यूमन बीइंग कैन बी सफर फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर और कैन नॉट बी सफर फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया जीन म्यूटेशन। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब क्या होता है, चेंजेस इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या फिर नंबर में चेंजेस आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला कौन सा आ गया, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज गेट डुप्लीकेटेड, यानी कि क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि डुप्लीकेशन हो गया ये। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 है सपोज ये, और क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर ही कौन आ गया, क्रोमोसोम नंबर ये 1 है, और ऐसे क्रोमोसोम नंबर 1 वाले जो है वो 2 आ गए, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में क्या हो गया, वो डबल हो गया। ठीक है, यानी कि जीन 1 जो है वो एक और जीन 1 आ गया इसपे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। इसके बाद क्या हो गया, डिलीशन हो गया। डिलीशन में क्या, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट जो है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो गया। ठीक है, इन्वर्जन में क्या होगा, इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया, तो वो क्या हो गया, इन्वर्जन। और लास्ट कौन है, वो ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होगा, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। ठीक है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो होमोलॉगस से अटैच हो गया। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से वो क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकती है। सबसे पहला क्या देखा, डुप्लीकेशन, कि पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या, डिलीशन है, एक पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर क्या था, इन्वर्शन, एक पर्टिकुलर पार्ट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, लास्ट क्या है, ट्रांसलोकेशन, जिसमें नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो अटैच हो गया क्रोमोसोम से। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो सकता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, अब देखो उसके आगे क्या है, वेरिएशन। म्यूटेशन हमने देखा, म्यूटेशन क्या था, चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आने की वजह से ह्यूमन को डिसऑर्डर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद का टॉपिक हो वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आएंगे तो उसको बोला जाता है वेरिएशन। ठीक है, जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे जो बटरफ्लाईज है, बटरफ्लाई का क्या कलर है, यहाँ पे इनके विंग्स का येलो है, फिर येलो से क्या हो गया, लाइट येलो हो गया, फिर ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लू। तो विंग्स के कलर में चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द वेरिएशन। ठीक है, और फिर क्या देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन, अगर लगातार अगर वेरिएशन होती है, कंटिन्यूअस वेरिएशन causes the development of causes the development of new species, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। और ऐसा भी देखने को मिलता है, अगर लगातार वेरिएशन अगर होती रही बहुत टाइम तक, लगातार चेंजेस आए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके वजह से नई नई स्पीशीज भी जन्म ले लेती है, नई नई स्पीशीज भी फॉर्म्ड हो जाती है। क्लियर ना, ये तो वेरिएशन हेल्प्स अस टू फॉर्म द न्यू न्यू स्पीशीज। ठीक है, अब देखो वेरिएशन का वो कारण क्या हो सकता है, वही रिकॉम्बिनेशन की वजह से, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और ये क्रॉसिंग ओवर हमें पता है कब होती है, इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। है ना, और या फिर म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, तो इन दो कारणों की वजह से क्या हो सकता है, इन स्पीशीज के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, और लगातार चेंजेस आने की वजह से क्या होता है, नई स्पीशीज कैन बर्थ।
क्लियर ना ये? अब देखो उसके आगे क्या टॉपिक आता है हमारा, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, नाम से वो क्लियर हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि जीन के अंदर क्या हो गए, चेंजेस आ गए, और जीन के अंदर चेंजेस आने की वजह से ह्यूमन सफर फ्रॉम द डिसऑर्डर, है ना? तो जीन के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, चेंजेस आ गए। ठीक है, जीन के स्ट्रक्चर में या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या फिर जीन के स्ट्रक्चर में वो क्या आ गए, चेंजेस आ गए, और उन चेंजेस के वजह से क्या हो गया, ह्यूमन के अंदर क्या हो गए, ह्यूमन सफर फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन किससे सफर करेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर करेगा। ठीक है, और हमें पता ही है कि जीन के अंदर म्यूटेशन हो सकता है और क्रोमोसोम के अंदर भी म्यूटेशन हो सकता है ना? म्यूटेशन इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आने की वजह से ह्यूमन किससे सफर करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर करते हैं। ठीक है, और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो सिंस बर्थ प्रेजेंट होते हैं, बर्थ से यानी कि जन्म से ही उनको ये बीमारी होती है, जन्म से ही जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। और जो भी डिजीज सिंस बर्थ होती है जनरली वो क्या होती है, इनक्योरेबल होती है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या आ गया, पेडिग्री एनालिसिस। देखो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारे वो पेडिग्री एनालिसिस है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये चेकआउट करते हैं भी कैसे ये डिसऑर्डर ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। हमें पता है हर चीज, हर ट्रेड जो होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्या होंगे, वो भी पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, उसका एनालिसिस हम किसके थ्रू करते हैं, बाय पेडिग्री चार्ट। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हमें बताता है कि हाउ इट हेल्प अस टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ओवर द सिवरल जनरेशन, कि कैसे ये ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम सिवरल जनरेशंस, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन के अंदर कैसे ट्रेड्स का ट्रांसफर हो रहा है, दैट विल हेल्प बाय द पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, इसी पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी देख लेते हैं, कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रांसफर हुए फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। एंड इट आल्सो हेल्प अस टू डिटरमिन, टू चेक आउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, है ना? तो पेडिग्री एनालिसिस से हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस हेल्प अस टू स्टडी द हाउ द ट्रेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सिवरल जनरेशंस, कि कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसी की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, एंड एज वेल एज हेल्प अस टू डिटरमिन द जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इससे लिंक वो क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर कुछ सिंबल्स हमें असाइन किए गए हैं। सबसे पहले कौन आ गए, स्क्वायर। अगर स्क्वायर अगर होगा तो किसको सिग्निफाई कर रहा है, मेल को। ठीक है, अगर सर्कल है तो किसको सिग्निफाई किया जा रहा है, फीमेल को। ठीक है, ऐसे डायमंड शेप आ गया तो उसमें क्या, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, यानी कि हमें पता नहीं है कि वेदर ये मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, ऐसे ये डायमंड शेप आ जाएगा तो हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, चाइल्ड के लिए, बच्चे का भी हमें जनरली नहीं पता है। ठीक है, अब देखो अगर रेड कलर अगर आ जाएगा इनमें तो इट मीन व्हाट, कि वो अफेक्टेड है, वो ह्यूमन, यानी कि वो डिजीज से सफर कर रहा है। ठीक है, सफर फ्रॉम डिजीज। अगर रेड कलर अगर आ जाएगा तो इट मीन वो अफेक्टेड है, यानी कि सफर फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, अब देखो वो ये स्क्वायर कौन था, मेल था, और सर्कल क्या था, फीमेल थी। अगर इनके बीच में एक ही लाइन है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, मेटिंग को, यानी कि रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अगर इनके बीच में डबल लाइन आ जाएगी तो इट मीन व्हाट, कि इनके बीच में मीटिंग हो रही है बट दे आर रिलेटिव्स। ठीक है, डबल लाइन क्या शो कर रहा है, मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। ठीक है, और ये जो हमारे ये एक बेसिक क्या है, वो पेडिग्री चार्ट है, जिसके अंदर ये ऊपर वाले तो कौन होते हैं, पेरेंट, और नीचे वाले क्या होते हैं, प्रोजेनी। ठीक है, तो ये ऊपर वाले कौन है, पेरेंट्स, और ये नीचे वाले कौन है, ऑफ स्प्रिंग्स या फिर प्रोजेनीज। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड। क्लियर नहीं है? ठीक है, तो दिस इज द सिंबल्स दैट वी विल यूज इन द पेडिग्री चार्ट, है ना? तो क्या क्या सिंबल्स हैं, स्क्वायर फॉर द मेल, सर्कल फॉर द फीमेल, एंड अगर डायमंड होगा तो अनस्पेसिफाइड है, रेड कलर आ गया तो अफेक्टेड है, सिंगल लाइन है तो मेटिंग को शो कर रहा है, डबल लाइन है तो मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। ठीक है, और ये हमारा बेसिक पेडिग्री चार्ट है, जिससे लिंक हम क्वेश्चंस भी देखेंगे भी कैसे इस पेडिग्री चार्ट से हमें पता लग रहा है कि कौन सा ट्रेड डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेड रिसेसिव है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता लग जाता है भी कैसे ट्रांसफर हुए पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, दैट विल डिस्कस इन द क्वेश्चंस। अब देखो आगे क्या आ गया, वो जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, कौन से, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर उसमें क्या है,
इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। अगर सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होगा, सिंगल जीन के अंदर चेंजेस आएंगे और उसके वजह से जो डिसऑर्डर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है। और इसी को फिर हम एक और नाम से भी बोल सकते हो, क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक जीन के अंदर चेंज आएगा, ठीक है, एक जीन के अंदर का चेंज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है। और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो मेंडल के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है? देयर इज अ म्यूटेशन इन द वन सिंगल जीन, एक ही सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होता है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर किसको फॉलो करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। ये डोमिनेंस है या फिर रिसेसिव है। ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन आएंगे? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। साथ में वो थैलासीमिया भी है, थैलासीमिया और कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, दैट विल डिस्कस वन बाय वन लेटर। ठीक है। सारे के सारे डिसऑर्डर कैसे? मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या हुआ है? म्यूटेशन इन द वन सिंगल जीन, एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद कौन सा आ गया? वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से होंगे? जिसमें जो किसके वजह से हुआ है? ड्यू टू द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या फंक्शन में चेंजेस आएगा या उनके नंबर में चेंजेस आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। कौन कौन से आगे? वो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। तो जीन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एक सिंगल जीन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, और क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है। तो वन बाय वन करके इन सबको देखते हैं। देखो सबसे पहला हमारा कौन सा आ गया? मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर हीमोफीलिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। ठीक है, इससे लिंक क्वेश्चन एक आता ही है पेपर में। ठीक है। तो हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया के अंदर हमें एक वर्ड क्या दिख रहा है? हीमो। और जनरली ये हीमो वर्ड ना ये ब्लड से लिंक होता है, तो ये ब्लड से लिंक की डिजीज है ये, है ना। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? जो ह्यूमन ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता है ना। तो ह्यूमन ब्लड इज नॉट एबल टू कोएगुलेट क्लॉट। ठीक है। तो यानी कि एक छोटा सा भी अगर यहाँ पे वुंड हुआ, छोटा सा भी अगर उनको चोट लगी तो उससे सीवियर ब्लीडिंग होती है ना। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? ब्लड इज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, ब्लड जो होता है वो रुक नहीं पाता है, क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है। तो कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या होगा हमें पता ही, जो भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हीमोफीलिया हुआ है जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, ब्लड इज नॉट एबल टू क्लॉट, है ना, ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है। कारण क्या है? म्यूटेशन इन द जीन। कारण क्या है? म्यूटेशन इन द जीन। ठीक है। तो जीन के अंदर क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, जीन के अंदर चेंजेस आ गए, जो जीन कंट्रोल करती है ब्लड क्लॉटिंग को, उस जीन के अंदर क्या आ गए? चेंजेस आ गए। और चेंजेस आने की वजह से क्या हुआ? चेंजेस, जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से क्या हो गया? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो ठीक से काम नहीं हो पा रहा है ना, ब्लड जो है वो ह्यूमन का वो क्लॉट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब ये डिजीज कैसे? वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में समझ में आ रहा है, यानी कि जीन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। क्योंकि हमने देखा था सेक्स लिंक डिसऑर्डर, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होता है क्या है? जिसमें जीन किससे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, मेनली एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तो हीमोफीलिया कैसे डिजीज है ये? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि जीन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। और जब ये जीन अफेक्टेड हो गई तो उसके वजह से क्या हुआ? ह्यूमन का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब वो सिंबल्स क्या क्या आ जाते हैं। अब हमें इतना तो पता है कि ये जो है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है कि जीन फॉर दैट प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल के अंदर क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है ये। तो एक्स के ऊपर अगर एच अगर आ गया और दोनों पे अगर एच एच अगर आ गए तो मदर किससे सफर, वो फीमेल किससे सफर कर रही है? हीमोफीलिया से। ठीक है। तो एक्स एच, दो एक्स एच किसको शो कर रहे हैं? हीमोफिलिक को शो कर रहे हैं, हीमोफिलिक फीमेल को शो कर रहे हैं। ठीक है। अगर एक ही एक्स एच अगर आएगा तो वो किसको शो कर रहा है? कैरियर फीमेल को। किसको शो करेगा? वो कैरियर फीमेल को, यानी कि फीमेल ने हीमोफिलिक अलील को कैरी कर रखा है बट वो सफर नहीं कर रही है डिजीज से। ठीक है। अगर सिर्फ एक ही अफेक्टेड अगर होता है, सिर्फ एक ही अफेक्टेड होता है तो उसके लिए हम कैरियर वर्ड यूज करेंगे। दो दो एक्स एच अगर आ जाएंगे तो वो सफर कर रहा है, यानी कि वो फीमेल हीमोफिलिक है। ठीक है। और मेल के अंदर अगर हम ऐसे देखें तो मेल में तो क्या होता है? एक्स और वाई होता है। अगर कोई भी एच नहीं आ रहा तो वो मेल क्या है? नॉर्मल है। तो वो मेल क्या है? नॉर्मल है वो।
ठीक है, और अगर एक अगर एच आ गया तो मेल क्या होगा, वो सफर करेगा हीमोफीलिया से, देन द मेल सफर फ्रॉम द हीमोफीलिया। ठीक है, तो ये वो सिंबॉलिक हो गई है। ठीक है, तो ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ना? तो यानी कि अगर दोनों एक्स पे अगर एच एच अगर आ रहा है तो यानी कि फीमेल क्या है, वो हीमोफिलिक है। अगर एक ही एक्स एच अगर आएगा तो वो कैरियर है। ठीक है, मेल के अंदर तो एक ही एक्स एच आने की वजह से वो सफर कर जाता है, और अगर नहीं है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, तो दिस इज अ हीमोफिलिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर ब्लड जो है वो ह्यूमंस का को क्लॉट नहीं हो पाता है, कोआगुलेट नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ द अफेक्टेड जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो कैसे डिनोट करेंगे, एक्स के ऊपर स्मॉल एच बना के। दो दो अगर स्मॉल एक्स एच अगर आ रहे हैं तो वो अफेक्टेड है, अगर एक ही आ रहा है तो वो फीमेल कैरियर है। ठीक है, मेल के अंदर तो एक ही आने की वजह से वो सफर करेगा, और नहीं है तो वो नॉर्मल होगा। ठीक है, अब देखो इनका वो हम केसेस ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले क्या केस आ रहा है, नॉर्मल फादर और अफेक्टेड मदर। नॉर्मल फादर मतलब क्या, यानी कि एक्स वाई, और नॉर्मल फादर यानी कि एच नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, और अफेक्टेड मदर के मतलब क्या है कि एक्स एक्स है और दोनों के ऊपर क्या है, एच है। ठीक है, अब इनके बीच में अगर हम क्रॉस करें तो गैमीट सेपरेट हो जाएंगे। गैमीट्स जो है वो सेपरेट हो गए। ठीक है, एंड देन उसको क्रॉस करवा दिया, एक एक्स इधर से आया, एक एक्स इधर से आया, तो एक्स एच एक्स बन गई। ठीक है, यहाँ से वाई आया और यहाँ से ये एक्स एच वाई आ गया। ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जब नॉर्मल फादर और अफेक्टेड मदर के बीच में क्रॉसिंग हुई तो बच्चे कैसे आ रहे हैं, ये कैसी फीमेल है, ये कौन है, वो फीमेल चाइल्ड है, जो कि कैसी है, कैरियर है, क्योंकि एक ही एक्स एच आ रहा है। एक ही एक्सएच अगर आ रहा होगा तो वो कैरियर फीमेल बनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एच वाई में क्या है, यानी कि वो मेल है, और वो भी कैसा है, अफेक्टेड सन हो गया, ये अफेक्टेड सन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मदर क्या थी, अफेक्टेड थी, मदर हीमोफीलिया से सफर कर रही थी, और उन्होंने अपने डिसऑर्डर को किसको ट्रांसमिट कर दिया, अपने सन को, इजंट इट। ठीक है, तो मदर यहाँ पे अफेक्टेड है, और मदर ने अपना ये जो हीमोफिलिक जीन है वो किसको ट्रांसफर कर दिए, सन को। तो जनरली क्या देखा जाता है कि ज्यादातर सन सफर करते हैं हीमोफीलिया से इफ द मदर इज अफेक्टेड। ठीक है, ऐसे दूसरा केस कौन सा आ गया, वो केस 2 के अंदर अफेक्टेड फादर और नॉर्मल मदर। अब फादर अफेक्टेड है और मदर नॉर्मल है, तो फादर अफेक्टेड है तो यानी कि एक्स के ऊपर हम क्या बनाएंगे, अब एक्स के ऊपर हम एच बनाएंगे, और वाई नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और उसको किसके साथ क्रॉस किया जा रहा है, नॉर्मल मदर के साथ, यानी कि दोनों एक्स एक्स है। ठीक है, तो ये एक्स एच और ये एक्स। ठीक है, अब इसको क्रॉस करें अगर, तो यहाँ पर क्या आ गई, एक्स एच एक्स, और यहाँ पर अगर आ गया तो एक्स वाई। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, जो फादर अफेक्टेड है और मदर नॉर्मल है, तो जो यहाँ पे एक गर्ल आ रही है और एक बॉय आ रहा है, तो गर्ल क्या बनी है, कैरियर, और सन यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड क्या बनी, वो कैरियर, क्योंकि एक ही एक्स आ रहा है। जब भी एक ही एक्स एच आएगा तो कैरियर होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेल है वो कैसे है, नॉर्मल है, वो जो मेल चाइल्ड है वो क्या है, नॉर्मल। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया। वो थर्ड केस के अंदर क्या, नॉर्मल फादर एंड कैरियर मदर। फादर नॉर्मल है और कैरियर मदर है। तो फादर अगर नॉर्मल है तो यानी कि उनके एक्स के ऊपर क्या नहीं आ रहा है, एच नहीं आ रहा है, एक्स वाई हो गया। और कैरियर मदर है तो यानी कि एक के ऊपर एच आएगा और दूसरे पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इनको सेपरेट कर दो, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स एच हो गया और ये एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस करें तो क्या आएगा, एक्स एच एक्स, और ये क्या आ गया, एक्स वाई। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, जब मदर कैरियर है और फादर क्या है, नॉर्मल है, तो क्या दिख रहा है, जो फीमेल है वो क्या बनी है, कैरियर बनी है, और सन क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हमने तीन केसेस देखे, और इन तीनों केसेस के अंदर हमने जो फर्स्ट केस जो देखा उसमें हमने क्या नजर आया है कि जब मदर अफेक्टेड होती है, व्हेन द मदर सफर फ्रॉम द हीमोफीलिया, देन दैट मदर ट्रांसफर हिज अफेक्टेड जीन टू देयर सन। ठीक है, तो अपनी अफेक्टेड जीन को किसको ट्रांसफर कर देती है, अपने सन को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड मदर ट्रांसफर द ट्रांसफर द हीमोफिलिक ट्रांसफर द हीमोफिलिक जीन टू देयर सन, टू देयर सन। ठीक है, तो अफेक्टेड मदर जो है वो अपनी इस डिसऑर्डर को किसको ट्रांसफर कर देती है, मदर को ट्रांसफर कर देती है, सन को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस जो होते हैं हीमोफीलिया से सफर करने के वो सन के ही होते हैं,
बिकॉज सन के पास, मेल के पास क्या होता है, एक ही एक्स होता है। अगर एक एक्स एच भी हो गया तो सन विल सफर फ्रॉम द हीमोफीलिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया, जिसके अंदर ब्लड की क्या होती है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द अफेक्टेड जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो कैसे डिसऑर्डर है, रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर है ये। डन ये। ठीक है, अब इसके बाद वो कौन सा आ गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के पार्ट है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या थे, जिसमें म्यूटेशन होता है ना सिंगल जीन। ठीक है, सिंगल जीन के म्यूटेशन के वजह से प्रॉब्लम्स होती है। पहला हमने देखा हीमोफीलिया, अब कौन सा आ गया, सिकल सेल एनीमिया आ गया। ठीक है, अब देखो सिकल सेल एनीमिया के से भी अगर हम नाम को देखें तो क्या होता है, एनीमिया मतलब ये क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड। जब खून की कमी अगर हो जाती है तो उसके लिए हम वर्ड जनरली एनीमिया यूज करते हैं। सिकल सेल मतलब क्या है यहाँ पर, इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, जो आरबीसी है, आरबीसी का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, आरबीसी का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू द स्पिंडल शेप, इनटू द स्पिंडल शेप। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसी जो ग्लोबुलर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ जाती है ना। तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से वो जो नॉर्मल आरबीसी विल कन्वर्ट इनटू द सिकल सेल आरबीसी के अंदर, वो यानी कि पतली हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द जीन, क्योंकि जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। और जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल गया। और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर बदलने की वजह से आरबीसी क्या हो गई, सिकल सेल्ड हो गई, स्पिंडल शेप्ड हो गई। ठीक है, अब ये कैसा होता है, वो ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। वो सेक्स लिंक था, ये कैसा है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है, यानी कि इसमें ये जो जीन है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर ही है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर नहीं है। ठीक है, और ये तभी ट्रांसफर होती है जब दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, वो कैरियर होते हैं। ये बच्चों में तभी ट्रांसफर होगी जब दोनों मेल और फीमेल, मदर और फादर ने इस जीन को क्या करा होगा, कैरी करा होगा। जब दोनों कैरी करेंगे तभी प्रोजेनी क्या होंगे, इस सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तो जो हमारी वो आरबीसी है वो क्या हो गई है, स्पिंडल शेप्ड हो गई है। आरबीसी इज गेट स्पिंडल शेप्ड। कारण क्या है स्पिंडल शेप्ड होने का, बिकॉज जो जीन है, जीन फॉर द हीमोग्लोबिन, जिस जीन के वजह से हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि जीन फॉर द हीमोग्लोबिन इज गेट अफेक्टेड। वो क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई है, वो म्यूटेटेड हो गई है, चेंजेस आ गए उसके अंदर। ठीक है, तो जीन फॉर द हीमोग्लोबिन, जो जीन हीमोग्लोबिन बनाती है उस जीन के अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। ठीक है, और उसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, इस गेट चेंज, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, एबनॉर्मल हो गया इवन। ठीक है, नॉट नॉर्मल, क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गया। और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का एबनॉर्मल होने की वजह से जो हमारी आरबीसी है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से क्या हो गई है, स्पिंडल शेप्ड हो गई है। ठीक है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर मेनली जीन के म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाता है, हीमोग्लोबिन खराब हो जाते हैं। और हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रॉय होने के वजह से आरबीसी तो स्पिंडल शेप हो ही रही है, जिसके वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है ना। जैसे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में डिस्ट्रॉय होने की वजह से आरबीसी स्पिंडल शेप हो गई। साथ में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का, तो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, और साथ में स्पिंडल शिफ्ट होने के वजह से आरबीसी जब स्पिंडल शिफ्ट हो गई तो उसमें जगह जगह क्या हो सकते हैं, क्लॉटिंग हो सकती है, यानी कि ब्लड जगह जगह पे रुक सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाती है व्हेन द आरबीसी इज गेट स्पिंडल शिफ्ट। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि भाई जीन म्यूटेट हुई, और जीन के म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में चेंज आया। अब कैसे म्यूटेशन हुई है, देखो हमारी वो जो जीन फॉर द हीमोग्लोबिन होती है उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस जा रही है, क्या है वो, GGA CTC, और ये कौन आ गया, CTC। ठीक है, ये सीक्वेंस है ऑफ जीन फॉर द हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जीन से वो क्या बनता है, mRNA बनता है। ठीक है, अभी ये बेसिक हमें याद रखना है, इस जीन से क्या बनता है, mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस बनती है। तो इस जीन से जब mRNA की सीक्वेंस बनेगी तो जी कोड करता है सी को, तो क्या आएगा, वो CCU। और इससे क्या आएगा, ठीक है, इससे क्या आएगा, GAG। और यहाँ पे कौन आएगा, अगेन GAG। ठीक है, कुछ ही आएगा। तो देखा क्या जाता है,
तो ये नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर जो सीक्वेंस होती है वो ये होती है, और जब एमआरएनए बनेगा तो उसकी सीक्वेंस ये आएगी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है कि एमआरएनए सीक्वेंस के अंदर जो कौन होता है, जीएजी होता है। एमआरएनए सीक्वेंस के अंदर जो जीएजी होता है, ठीक है। तो एमआरएनए सीक्वेंस के अंदर जो जीएजी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीयूजी के अंदर। जीएजी इज कन्वर्ट इनटू द जीयूजी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। तो हुआ क्या है यहाँ पर, क्या म्यूटेशन हुआ, जनरली बस एक बेसिक चीज में चेंजेस आया, क्या ए के जगह वो यू आ गया, ए के जगह कौन आ गए, यू आ गया, है ना। तो एमआरएनए सीक्वेंस के अंदर जो गैग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गग में, यानी कि जी ए जी रिप्लेस्ड बाय द जी यू जी, है ना। तो गैग के गग में कन्वर्ट हो जाने के वजह से क्या होता है, चेंजेस इन द अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये तीनों के तीनों जो इनको हम कोडोन बोलते हैं, इनसे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनती है। तो अगर गैग में बदल गया तो उससे बनने वाली जो अमीनो एसिड होती है वो भी बदल जाती है, ठीक है। तो हुआ क्या, एमआरएनए के सीक्वेंस के अंदर, एमआरएनए के सीक्वेंस के अंदर जो जी ए जी था, यानी कि जो गैग हम इसको पढ़ सकते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, जी यू जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, इस कन्वर्ट इनटू द जी यू जी, जिसके वजह से क्या हुआ, वो सिक्स्थ पोजीशन पर जो कौन था, ग्लूटामिक एसिड, सिक्स्थ पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड था, ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू द वेलाइन। ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, वेलाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक छोटी सी एरर की वजह से क्या नजर आया हमें, कि जो एमआरएनए के सीक्वेंस के अंदर जो गैग आ रहा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, गग में, ठीक है। इनके जीयू जी में कन्वर्ट हो गया, तो ए के जगह यू आ गया, और इस कन्वर्जन की वजह से अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ गया, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। प्रोटीन के अंदर जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड था वहां पर कौन आ गया, वेलाइन आ गया, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आने की वजह से ही क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल गया, ठीक है। ऐसा होने की वजह से वो क्या हो गया, structure of the hemoglobin is get changed, structure of hemoglobin is get changed, ठीक है। और वो भी कैसा हो गया, वो एबनॉर्मल हो गया, और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के एबनॉर्मल होने के वजह से क्या हो गया, हमारे जो आरबीसी थी, जो ग्लोबुलर आरबीसी थी, वो स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो गई, है ना। और स्पिंडल शेप आरबीसी आने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर, ब्लड का फ्लो स्टॉप हो गया, ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन द बॉडी सफर फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और कारण सिर्फ कहाँ छुपा हुआ है, एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया, एक सिंगल पॉइंट पर चेंजेस आ गए, है ना। गैग किस में कन्वर्ट हो गया, वो गग में, जीएजी इज रिप्लेस्ड बाय द जीयूजी, ड्यू टू विच द ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू द वेलाइन, एंड दैट्स व्हाई द हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर इज गेट चेंज्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिकल सेल एनीमिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारा वो थर्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर आ जाता है, वो कौन है, फिनाइल कीटोनूरिया। तो ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक जीन के अंदर म्यूटेट हुआ होगा, एक सिंगल जीन के अंदर ही चेंजेस आए, है ना। तो होता क्या, फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर यहाँ पर वो क्या हुआ, जीन के अंदर क्या आए, जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, और सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ, एक हमारी जो एंजाइम होती है कौन सी है, वो फिनाइल, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये जो एंजाइम है उसकी क्या हो गई, वो कमी हो गई, इट इज गेट लैक। तो जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से क्या हुआ, जो एंजाइम थी कौन सी, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम की कमी हो गई, और इस एंजाइम की कमी होने की वजह से वो क्या हुआ, जो हमारा फिनाइल एलानिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, ठीक है। इस एंजाइम की कमी होने की वजह से क्या हुआ, नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन ऑफ फिनाइल, फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन का वो कन्वर्जन नहीं हुआ, ठीक है। तो जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, जीन के अंदर म्यूटेशन होने के वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की क्या हो गई, कमी हो गई, और इसकी कमी के वजह से फिनाइल एलानिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, ठीक है। और फिनाइल एलानिन के कन्वर्ट ना होने की वजह से वो खुद से एक्युमुलेट होने लग गया, वो इकट्ठा होने लग गया, ठीक है। फिनाइल एल्यूमिन इज गेट एक्युमुलेटेड, और इकट्ठा होते होते वो किस में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, फिनाइल एलानिन इज कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड। ठीक है, और पायरुविक एसिड के बनने के वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर, क्या, जैसे मेंटल रिटार्डेशन। तो जहां जहां पर भी फिनाइल पायरुविक एसिड इकट्ठा हुआ, वहां वहां पर क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन हो गई। ठीक है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो गई, और बॉडी की जो ग्रोथ वगैरह वो भी सब क्या हो गए, वो स्लो डाउन हो गई। ठीक है, और ये डिसऑर्डर भी आपका कैसा है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। ये भी कैसा है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि ये भी जो जीन है वो किस पे प्रेजेंट है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर है, नॉट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और ये डिजीज वो तभी ट्रांसफर होती है व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तभी ट्रांसफर होती है व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, मदर भी और फादर भी। जब मदर फादर दोनों ने इस अफेक्टेड जीन को कैरी कर रखा होगा, तभी प्रोजेनी क्या होंगे, सफर करेंगे फ्रॉम द फिनाइल, ठीक है ना। तो फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर क्या, वो जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, जिसके वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हुई, और उसकी कमी की वजह से फिनाइल एलानिन इज नॉट कन्वर्ट, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, और उसकी कंटिन्यूस एक्युमुलेशन की वजह से वो कन्वर्ट हो गया फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। और फिनाइल पायरुविक एसिड के बनने की वजह से ह्यूमंस के अंदर क्या देखने को मिलती है, मेंटल मेंटल रिटार्डेशन एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और कैसा डिसऑर्डर है, याद रखना है, वो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग तीनों को डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सा, जो मेन अभी तक थी हमारी, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एंड लास्ट वन फिनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, अब देखो एक और डिसऑर्डर कौन सा आ गया, वो थैलासीमिया। कौन आ गया, वो थैलासीमिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो थैलासीमिया भी कैसी है, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम के जीन पे ही कुछ अफेक्ट होने के वजह से डिजीज हुआ है। ठीक है, होता क्या है इसमें, थैलासीमिया के अंदर, इसके अंदर वो आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन की क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन का जो नंबर हीमोग्लोबिन का नंबर रिड्यूस हो जाता है ना, हीमोग्लोबिन का नंबर रिड्यूस हो जाता है, और साथ में इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो थैलासीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन का नंबर कम भी हो गया, और साथ में उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, है ना। सिकल सेल एनीमिया में तो क्या हो रहा था, सिर्फ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, जिसके वजह से हमारी आरबीसी सिकल सेल्ड हो रही थी, बट नंबर कम नहीं हो रहा था, है ना। बट थैलासीमिया के अंदर क्या है, आरबीसी का नंबर कम भी हो जाएगा, और साथ में स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो मेनली थैलासीमिया के अंदर वो क्या होता है, आरबीसी काउंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसी काउंट जो है, आरबीसी का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो थैलेसीमिया के अंदर वो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज भी हो रहा है, साथ में उसका नंबर भी कम हो रहा है ना, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो एक नॉर्मल जो है उसके पास इतने आरबीसी, बट जो इंसान थैलासीमिया से सफर करेगा, उसके पास क्या होगा, दैट विल हैव द लेसर आरबीसी। ठीक है, तो थैलासीमिया के अंदर क्या होता है, आरबीसी काउंट क्या होता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो ये कैसे ट्रांसफर होती है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है, और तभी ट्रांसफर होगी जब दोनों के पास क्या होगा, कैरियर जीन होगा। जब बोथ पेरेंट विल बी अफेक्ट, ओनली देन द प्रोजेनी विल सफर फ्रॉम द थैलेसीमिया। ठीक है, अब देखो क्या देखा जाता है, अब ये जो हमारा थैलेसीमिया है, उसको हमने फर्दर वो दो हिस्सों में बांटा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि कौन से चेन में अफेक्ट हुआ है। क्योंकि हमें बताओ हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या होती है, दो अल्फा और दो बीटा चेन होती है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर दो अल्फा और दो बीटा चेन होती है। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया बीटा 1 और बीटा 2, और दो कौन होती है, अल्फा होती है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चार चेन होती है, दो अल्फा की और दो बीटा की, और साथ में चार यहाँ पे हीम ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, चार यहाँ पे कौन होते हैं, हीम ग्रुप होते हैं। और ये हीम ग्रुप जो होते हैं, फोर ये हीम ग्रुप जो है, वो क्या करेंगे, कैरी द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हीमोग्लोबिन का, अगर ये नॉर्मल है तो दो बीटा चेन होगी, दो अल्फा चेन होंगे, और चार हीम ग्रुप होगा, और चार हीम ग्रुप होने के वजह से इट कैरी द फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चेंजेस किस में आया, अल्फा चेन के अंदर अगर चेंजेस आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा थैलासीमिया। अगर बीटा चेन के अंदर चेंजेस आया है तो उसको हम बोलेंगे बीटा थैलासीमिया। ठीक है, अब देखो अल्फा थैलासीमिया के अंदर, जो अल्फा थैलासीमिया है
वो कौन से जीन के थ्रू कंट्रोल्ड होती है? बाय 2 जीन, है ना? तो अल्फा थैलासीमिया जो है, यानी कि जो अल्फा चेन है, वो 2 जीन बनाती है। 2 जीन कौन-सी हो गई? HbA1, HbA2, ठीक है? तो अल्फा चेन जो है वो 2 जीन्स से कंट्रोल्ड होती है। अल्फा चेन इज़ कंट्रोल्ड बाय द 2 जीन्स। कौन-कौन सी? HbA1 और HbA2, ठीक है? इन 2 जीन्स से कंट्रोल होती है हमारी अल्फा चेन्स। ठीक है, तो अगर इन 2 जीन के अंदर का चेंजेस आ गया तो अल्फा चेन में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, अल्फा चेन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके वजह से हमारा हीमोग्लोबिन खराब और उससे आरबीसी खत्म। ठीक है, तो ऐसे थैलासीमिया को क्या बोलेंगे? अल्फा थैलासीमिया। अगर अल्फा चेन के अंदर चेंजेस आया तो। और अल्फा चेन को कौन कंट्रोल करता है? 2 जीन्स विच इज द HbA1 और HbA2। क्लियर? अब देखो उसके बाद कौन आ गया? वो बीटा थैलासीमिया। तो नाम से क्लियर हो रहा है। और बीटा थैलासीमिया में क्या होगा? जैसे बीटा चेन अफेक्टेड हो गई है। अब बीटा चेन को कौन कंट्रोल करता है? एक जीन कंट्रोल करती है जिसका नाम क्या है? HBB। ठीक है, तो बीटा चेन को, ठीक है, तो बीटा चेन इज कंट्रोल्ड बाय द HBB जीन, इज कंट्रोल्ड बाय द HBB जीन। अगर इस HBB जीन के अंदर अगर चेंजेस आ गए तो बीटा चेन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, और बीटा चेन के अंदर चेंजेस आ गए तो हमें पता ही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है थैलासीमिया के अंदर आरबीसी का नंबर ही कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, अल्फा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आप बोलोगे अल्फा थैलासीमिया, अगर बीटा के अंदर चेंजेस आएंगे तो बीटा थैलासीमिया। ठीक है, तो जीन, ये जो दोनों जीन्स है जो अल्फा चेन को बनाती है वो कौन सा क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 16, है ना? तो जीन फॉर द अल्फा चेन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16, एंड जीन फॉर द बीटा चेन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थैलासीमिया, जिसके अंदर वो आरबीसी नंबर कम हो गया बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, और कौन से चेन में चेंजेस आए हैं उसके बेसिस हमने थैलासीमिया को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। ठीक है, और अल्फा थैलासीमिया को कौन कंट्रोल करता है? 2 जीन कंट्रोल करती है, और बीटा थैलासीमिया को एक ही जीन कंट्रोल करती है। क्लियर ये? ठीक है, अब देखो इसके बाद वो हमारा कौन आ गया? कलर ब्लाइंडनेस। लास्ट ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना? मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या था? जिसमें सिर्फ एक ही जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा था, है ना? तो ये लास्ट है ये। तो कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या है कि जो पर्सन है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता रेड और ग्रीन कलर के बीच में, है ना? तो जो भी पर्सन होगा वो कौन से कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा? ठीक है, रेड रेड कलर और ग्रीन कलर के बीच में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उनको नहीं पता लगेगा कि रेड कौन सा ग्रीन कौन सा है। ठीक है, तो पर्सन अगर रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है तो ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? कलर ब्लाइंडनेस। ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, एक ही जीन में चेंजेस आने की वजह से ये हुआ है। ठीक है, कैसे डिजीज है ये? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। कैसी है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी कि क्या पता लगता है इससे हमें? वो जीन जो है वो प्रेजेंट है ऑन द, जीन इज प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, मेनली एक्स क्रोमोसोम। यानी कि जो जीन है फॉर द कलर वो किससे प्रेजेंट होती है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। और अगर वो जीन अगर अफेक्टेड हो गई तो द पर्सन विल सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो पर्सन जो है वो रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम फीमेल का अगर हम सिंबल देखें, ठीक है, तो फीमेल के लिए वो सिंबल क्या जाएगा? तो फीमेल के पास क्या आता है? वो 2x। अगर कलर ब्लाइंडनेस से वो सफर कर रही है तो दोनों पे ऊपर क्या आएगा? वो C। तो ये फीमेल क्या है? अफेक्टेड है। दैट फीमेल इज अफेक्टेड। ठीक है, और अगर एक ही अगर C अगर आ रहा है तो वो क्या है? कैरियर है वो। उसने कलर ब्लाइंडनेस के जीन को कैरी कर रखा है बट वो सफर नहीं कर रही है। ठीक है, और ऐसे अगर हम मेल में देखें तो मेल में तो हमें पता ही है, अगर एक भी अगर XC आ गया तो वो सफर करेगा क्योंकि उसके पास तो एक ही होता है। ठीक है, तो वो सफर करेगा। और अगर एक भी एक्स अगर नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल है। ठीक है, तो बेसिक ये जीनोटाइप हो गए किसके? इफ द फीमेल सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस और नॉट। अगर दोनों के ऊपर XC है तो इट विल दैट द फीमेल इज सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस। अगर एक ही XC आ रहा है तो वो कैरियर है। और मेल के पास तो अगर एक ही एक्स होता है, अगर एक XC हो गया तो सफर करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसका वो अगर हम क्रॉस बना के देखें तो क्रॉस में क्या होगा? ठीक है, तो हम ले लेते हैं किसमें? अफेक्टेड, अफेक्टेड मदर एंड
नॉर्मल फादर के बीच में हम करके देखते हैं, अफेक्टेड मदर एंड नॉर्मल फादर। ठीक है, और ऑटोसोमल डिसऑर्डर में तो हमने देखा था, ऑटोसोमल डिसऑर्डर तो तभी ट्रांसफर होती है जब दोनों के दोनों फादर भी और मदर भी डिजीज को कैरी करें। ठीक है, बट ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो हमने पहला केस क्या देखा है कि भाई मदर तो क्या है अफेक्टेड है और फादर क्या है नॉर्मल है। तो मदर अफेक्टेड है तो यानी कि दोनों एक्स के ऊपर क्या है सी मैंने ले लिया ये। ठीक है, और फादर क्या नॉर्मल है तो उनका एक्स क्या है नॉर्मल है, सी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको सेपरेट करेंगे तो ये कौन हो गया एक्स सी, एक्स सी, और इसको सेपरेट करा तो एक्स और ये वाई। ठीक है, तो फ्यूज करवाएंगे तो यहाँ से वो एक्स सी आ गया और यहाँ से एक्स सी आ गया, एक्स सी एक्स आ गया, यहाँ से एक्स सी और वाई आ गया। तो क्या दिख रहा है, ये जो प्रोजेनी है कौन है, फीमेल है, ये फीमेल चाइल्ड है, और ये फीमेल चाइल्ड कैसा है, ये कैरियर है, ये फीमेल चाइल्ड कैसी है, ये कैरियर, इसने डिजीज को कैरी कर रखा है। ठीक है, और ये कौन है, मेल है ये, और ये मेल कैसा है, ये सफर कर रहा है, मेल सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यानी कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा मेल, हाँ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन कलर में। ठीक है, और ऐसा हमने पहले भी देखा था हीमोफीलिया के अंदर भी, जब मदर क्या होती है अफेक्टेड होती है तो वो अपनी डिजीज को किसको ट्रांसफर करती है, अपने सन को। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर भी दिख रहा है, मदर सफर कर रही है कलर ब्लाइंडनेस से और उसने अपनी डिजीज को, अपने जीन को किसको ट्रांसफर कर दिया, टू देयर सन। क्लियर ये, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हमने वन बाय वन करके डिस्कस करे। सबसे पहले कौन सा था, वो हीमोफीलिया, इससे ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है ना, अगर एक बार भी अगर हल्का सा वूंड लगे तो ब्लड का एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ठीक है, कैसे डिसऑर्डर था ये, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि जीन फॉर द हीमोफोलिया, हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कौन सा देखा था, वो सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो हमारे आरबीसी थे वो स्पिंडल शेप्ड हो गए थे, और एक छोटी सी एरर के वजह से क्या हुआ था, जो mRNA सीक्वेंस है विच आर कोड फॉर द हीमोग्लोबिन, उसमें गैग की जगह कौन आ गया था, गग आ गया था, यानी कि ए इज रिप्लेस बाय द यू, जिसके वजह से ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू द वेलाइन, है ना, सो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था एंड आरबीसी इज गेट स्पिंडल शेप्ड, बट नंबर चेंज नहीं होता, नंबर उतना ही रहता है, बस उसकी शेप चेंज हो गई है, ग्लोबुलर्स को क्या हो गए, स्पिंडल शेप हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद हमने और भी डिस्कस कर रहे थे फिनाइलकेटोनूरिया, थैलासीमिया जिसमें आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, फिर लास्ट वन हमारे कौन से थे, कलर ब्लाइंडनेस, जैसे पर्सन जो है वो रेड और ग्रीन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। कैसा डिसऑर्डर है, ये भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि द जीन फॉर द कलर इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, so this is all about the color blindness and the Mendelian disorder. ठीक है,